हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 के लिए इसमें हम लोग राजनीतिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन से अभी तक जितने भी क्वेश्चन यूपी टीजीटी पीजीटी या जीआईसी एलटी ग्रेड या किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। ये जो कि संविधान संशोधन से क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन से। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो ये शामिल किया गया है भाग 9 और भाग 9 ए में। भाग 9 और भाग 9 ए में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है भारतीय संविधान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्रमशः भाग 9 और भाग 9 ए में शामिल किया गया है, जिससे क्रमशः इसमें पंचायत तथा नगर पालिका संबंधित प्रावधान वर्णित किया गया है। तो भाग 9 में क्या है, पंचायत है, और भाग 9 ए में नगर पालिका है। पंचायत संबंधित प्रावधान 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अनुच्छेद 368 निम्न में प्रतिनिधित्व करता है। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर क्या होगा। ये कठोर एवं नमनीयता का, कठोरता एवं नमनीयता का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है अनुच्छेद 368 में नम्यता एवं अनम्यता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की कठोरता एवं नमीय दोनों प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसमें दिया गया है संशोधन की बहुल प्रक्रिया, जो कि क्या है, सही है, संशोधन की बहुल प्रक्रिया पाई जाती है। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, ये भी इसमें सही है। कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, ये जो कि गलत है। संविधान संशोधन संबंधित विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें, ये भी इसमें क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका क और ख इसका सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, क और ख, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि संविधान में 3 प्रकार से साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से तथा विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं दिया गया है। राज्यों को संशोधन की पहल का अधिकार नहीं है, हालांकि कुछ उपबंधों में संशोधन हेतु राज्यों के अनुसमर्थन आवश्यक होता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक होता है। अतः संविधान संशोधन ये विवेक पर विवाद की स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इस प्रकार इसमें केवल क और ख दोनों क्या थे, सही थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि अनुच्छेद 368 को निम्न संशोधन से संशोधित किया गया है। तो ये किससे किया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो ये 7 ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। 7 इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है। यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस एक वाद ने भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर होगा गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, गोलकनाथ केस में।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गोलकनाथ मामले के निर्णय से उत्पन्न संकट के निपटारे के लिए 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद को संविधान के मूल अधिकारों सहित किसी भी उपबंध को संशोधित करने का अधिकार होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है? तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों का प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 291 शासकों की निजी थैली की राशि तथा अनुच्छेद 262 में देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार को समाप्त किया गया है तथा अनुच्छेद 363 को जोड़ करके निम्न प्रावधान किए गए हैं। इसमें क में कहा जा रहा है कि ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति जिसे 26वें संविधान संशोधन से पहले किसी समय राष्ट्रपति से देशी राज्य के शासक के रूप में या उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, उसकी मान्यता अब क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। ख में कहा जा रहा है कि ऐसे देशी राजाओं या उनके उत्तराधिकारी को दे निजी या थैलियों के सादय को समाप्त कर दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेष अधिकारों का उन्मूलन द्वारा किया गया है। ये 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन शब्द जोड़े गए थे? क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर होगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया था। ये धारणाएं संविधान में पहले से ही निहित थी, प्रस्तुत संशोधन द्वारा उन्हें स्पष्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे विशद था, इसलिए इस संशोधन के लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय यानी कि 4 क जो कि मूल कर्तव्य और 4 क मूल कर्तव्य और 14 क अधिकरण और 9 नए अनुच्छेद यानी कि इसमें कौन-कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? 9 तो 39 का जोड़ा गया था, 43 का जोड़ा गया था, 51 का जोड़ा गया था, 131 का जोड़ा गया था, 145 का जोड़ा गया था, 127 का जोड़ा गया था, 128 का जोड़ा गया था और 257 का जोड़ा गया था। 92 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि किसी संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान में मूल कर्तव्य संबंधित प्रावधान भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में अंतर्विष्ट है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में समाविष्ट किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं
कि 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है। मूल कर्तव्यों के पीछे कोई अधिशासित नहीं था। उनका पालन कराने या उनका उल्लंघन होने पर दंड देने का संविधान में कोई उपबंध नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि संविधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51 क में एक नया खंड ट जोड़ा गया है। अंतः स्थापित करके वह 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया है? ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है? ये किया गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 352 में आपात उद्घोषणा अब आंतरिक अशांति के आचार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा। फिर उसके बाद आता है इसके महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपात उपबंधों में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन हैं। इसमें कौन-कौन से हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जाएगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। अब आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही घोषणा की जा सकेगी। फिर ऐसी उद्घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगा। फिर उसके बाद आता है लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने की स्थिति में जो आपातकाल का घोषणा किया जाएगा, उसे एक बार प्रस्ताव पास करके संसद 6 माह के लिए लागू कर सकेगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संविधान का मिनी सुधार माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 संविधान में किए गए अब तक के संशोधनों में सबसे व्यापक संशोधन है। इस संविधान संशोधन में एक प्रकार से संपूर्ण संविधान का पुनर्निरीक्षण किया गया है। इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था, जिससे संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को संविधान के आधारभूत ढांचे के आधार पर सीमित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है, इसके तहत राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू करने की शक्ति दी गई है। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा का आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन कर आंतरिक अशांति के स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह को रखा गया है। साथ ही इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश का प्रावधान भी किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस संविधान संशोधन ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया है? क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने और उन्हें मूल अधिकारों उनकी आड़ लेकर सामाजिक आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जा रहा है पर वरीयता देने के कार्य किया गया है। इस संशोधन द्वारा भाग 4 में निम्न उपबंधों को जोड़ा गया है। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, अनुच्छेद 39 च में समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39 क में
उद्योग में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 क में और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 ए में। ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 48 ए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? ये किसमें बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। फिर उसके बाद आता है पुनर्विचार के बाद जब विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य किया गया है, परंतु 44वें संविधान संशोधन इसे एक बार परामर्श को पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार दिया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 10वीं अनुसूची ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 में संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल संबंधित कानून को और कठोर बनाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया है? ये 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटा करके 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। यह किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 1989 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार के आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा में आम चुनाव में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस संविधान संशोधन ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 61 संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था? ये 61 संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है? तो ये किया गया है 17वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन के मंडल में सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 54 में एक स्पष्टीकरण जोड़ करके यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में राज्य यानी कि शब्द अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी को भी सम्मिलित किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है?
ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये 16वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 16वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में। फिर उसके बाद आता है, आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम लोग। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों में परिसंघीय व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन जहां अमेरिका में परिसंघीय प्रभुत्व संपन्न और स्वतंत्र राज्यों के बीच सामान्य महत्व के कुछ विषयों के प्रशासन के लिए किए गए हैं, स्वैच्छिक करार का परिणाम है, वहीं भारत में परिसंघीय राज्यों के साथ किसी करार या संधि का परिणाम नहीं है। भारतीय राज्य संप्रभुता संपन्न राज्य नहीं है। संसद राज्यों का पुनर्गठन या उसकी सीमाओं का परिवर्तन कर सकती है। यह विधान की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सादे बहुमत से किया जा सकता है। संविधान में यह अपेक्षा नहीं है कि संसद को ऐसी विधि बनाने के लिए राज्य के विधानमंडल की सम्मति जानना आवश्यक है। केवल संसद के विधेयक की सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति को यह आवश्यक है कि वे प्रभावित राज्य के विधानमंडल के विचार ज्ञात कर ले। यह बाध्यता पूरी तरह से अल्पकारक नहीं है। राष्ट्रपति समय पर सीमा नियत कर सकते हैं, जिसके भीतर राज्य को अपने विचार अभिव्यक्त करने होंगे, यथा संशोधित अनुच्छेद अनुच्छेद थर्ड का। परंतु इस प्रकार भारत के संघ से किसी राज्य को पृथक होने की संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। संविधान संशोधन 16वें संशोधन के माध्यम से 1963 में इसे स्पष्ट किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये 73 ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा स्थापित किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष संविधान का 73वां संशोधन विधेयक पारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर होगा 1992 में। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 में तो इसमें दिया गया है 42वें संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य, ये सही है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है 84वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंधी, ये जो कि इसमें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर का डी वाला यही इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं के सीटों के पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 तक रोक लगा दी गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ करके दल बदल के आधार पर निर्हरता का प्रावधान किया गया है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 घ के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायतों में स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में
प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं को काफी जागरूकता आई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान का 79वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 79 संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 334 में। इसके प्रवर्तन अवधि दी गई है। इसमें समय समय पर संशोधन कर आरक्षण की अवधि को बढ़ाया जाता है। अनुच्छेद 334 में अब तक 23वें 45वें 62वें 19वें और 27वें संशोधन 2003 में 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा इस अवधि को हर बार 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही थी। इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। इसमें संशोधन में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को अब बढ़ाया नहीं गया है, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान का 79वें संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है। ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें राइट आंसर होगा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 86वां संविधान संशोधन इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। इसके लिए अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसके द्वारा अनुच्छेद 51 क में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसमें 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में 42वें संशोधन द्वारा भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 का जोड़ करके मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है, जिसे अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर होगा संख्या 44वें संविधान। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब इसको अनुच्छेद 300 क और भाग 12 में रखा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34 का इसमें राइट आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव के। पीवी नरसिम्हा राव ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित करके अनुच्छेद
243 से 243 आड़ा तक पंचायत संबंधित प्रावधान किया गया है। साथ ही 11वीं अनुसूची को भी जोड़ करके इसके तहत 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिन पर पंचायतों को अधिकारिता प्रदान की गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई है कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है? तो 91 संविधान संशोधन के माध्यम से, 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा केंद्र एवं राज्यों की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या के 15% करने की व्यवस्था की गई है। इसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को लाभ का राजनीतिक पद पाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा, इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि इस संविधान संशोधन द्वारा एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल बदल करने पर प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संशोधन द्वारा 1985 में निर्मित दल बदल कानून के तीसरे परिच्छेद को हटा दिया गया है, जिसके अंतर्गत 1/3 सदस्यों के साथ दल बदल किया जा सकता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% निश्चित की गई है। तो ये 91 संविधान संशोधन के माध्यम से, 91 संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 75 एवं अनुच्छेद 164 में संशोधन करके मंत्री परिषद के आकार को निर्धारित किया गया है। अब केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा एवं विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया गया है। ये 91 संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई है। ये 91 संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर होगा बोडो को। बोडो को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा बोडो। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 4 भाषाओं यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। मूल रूप से संविधान की अनुसूची 8 में कुल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को जोड़ा गया और अनुसूची 8 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 41 का इसमें राइट आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन। 74वां। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई है। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क तथा 243 त से 243 या 6 तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई
अनुसूची 12वीं अनुसूची को जोड़ करके नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना तथा कार्यों से संबंधित है? तो ये 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए आयोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और पुनः पुरानी व्यवस्था पर बहाल किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो जो 100वां संविधान संशोधन है यह बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध से है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश के संबंध है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है। इस संशोधन का उद्देश्य भारत एवं बांग्लादेश के हुए मध्य 41 साल पुराने भूमि समझौता यानी कि LBA 1974 को प्रभावी में लाना है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है अनुसूची। नेक्स्ट चैप्टर है अनुसूची। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कि अनुसूची। अनुसूची से आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो अनुसूची में दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा 12। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। इसे संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं यानी कि 4 अनुसूचियां जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड के इसमें राइट आंसर होगा 12। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा 12। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें नागरिकता में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसमें पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है नागरिकता, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत के सभी राज्यों यानी कि 28 तथा संघ राज्य क्षेत्र 8 के नामों के उल्लेख राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। नागरिकता का इससे कोई संबंध नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर होगा पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा प्रथम अनुसूची में। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की प्रथम अनुसूची को संशोधन आवश्यक होता है। भारतीय संघ में किसी नए राज्य को सम्मिलित करने पर उस राज्य का नाम और उस राज्य क्षेत्र प्रथम अनुसूची में दर्ज किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो इसमें दिया गया है सबसे पहले तृतीय अनुसूची में क्या है? तो शपथ है तृतीय अनुसूची में, दूसरा सही है। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में
प्रतिनिधित्व मंडल है राज्यसभा में, तो तीसरा सही है। षष्टम में क्या है, तो इसमें जनजाति क्षेत्र है षष्टम में, तो चौथा सही है। और 9 में है भूमि सुधार, तो ये पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें दूसरा सही है, बी का तीसरा है, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तृतीय अनुसूची में शपथ है, चतुर्थ अनुसूची में प्रतिनिधित्व जो कि राज्यसभा में है, षष्टम में जनजातीय क्षेत्र है, 9 में भूमि सुधार है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ये चौथी अनुसूची में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। इसमें विभिन्न राज्यों की राज्यसभा में सीटों की संख्या दी गई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान की छठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होता है। ये किस में लागू नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर होगा असम में लागू होता है, त्रिपुरा में लागू होता है। फिर उसके बाद आता है असम त्रिपुरा में लागू होता है। फिर उसके बाद आता है नागालैंड में जो कि लागू नहीं होता है। मेघालय में लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध का प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है, जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है, तो किसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर होगा ये केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है। प्रथम संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर संसद को तथा राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर राज्य की विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। और जो समवर्ती सूची है, इस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन राज्य द्वारा बनाया गया कानून उस विषय पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून से विरोध होने पर विरोध की मात्रा शून्य हो जाती है। किसका विरोध की मात्रा शून्य हो जाता है, तो राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसका। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची में, 7वीं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 7वीं। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान की 7वीं अनुसूची विधायी विषयों के विभाजन से संबंधित है। इसमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो इसमें क्या शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर होगा लोक व्यवस्था इसमें शामिल नहीं है। लोक व्यवस्था ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत है। अन्य सभी विषय अर्थात जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, विवाह एवं विवाह विच्छेद, ये जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। कौन राज्य सूची का विषय नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो न्यायालय का अवमानना ये जो कि राज्य सूची के विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि न्यायालय का अवमानना समवर्ती सूची का विषय है, जबकि लोक व्यवस्था, कब्रिस्तान तथा लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि 7वीं अनुसूची 3 सूचियों में प्रथम संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची है। इसमें सूची फर्स्ट यानी कि संघ सूची में प्रविष्टियों की संख्या मूलतः
97 और वर्तमान में 98 है। तो मूल में कितनी थी? तो 97 था और वर्तमान में कितनी है? तो 98 है। दूसरी सूची यानी कि राज्य सूची में प्रविष्टियों की संख्या मूलतः 66 थी और वर्तमान में कितना है? 59 है। तीसरी में समवर्ती सूची में प्रविष्टियों की संख्या मूलतः 47 थी और वर्तमान में कितनी है? तो 52 है। फिर उसके बाद आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ सूची में वर्णित कुछ विषय हैं। कौन कौन से संघ सूची के अंतर्गत विषय आते हैं? इसमें रक्षा आता है, नौसेना आता है, परमाणु आयुध आता है, बीमा आता है, बैंक, डाकघर, जनगणना, कृषि, आय से भिन्न आय पर कर, ये सभी क्या आते हैं? ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है? तो लोक व्यवस्था आता है, लोक स्वास्थ्य आता है, काजी हाउस, मत्स्यिकी आता है, कृषि आय पर कर आता है, पथकर आता है, प्रति व्यक्ति कर आता है। ये सभी क्या है? ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची। यहाँ पे विवाह आता है, विवाह विच्छेद आता है, न्यायालय का अवमानना आता है, वन्य जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण है, सामाजिक सुरक्षा, जन्म मरण सांख्यिकी, ये सभी क्या हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो कृषि पर आय कर, कृषि पर आयकर, ये जो कि संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये राज्य सूची का विषय है। विदेशी ऋण, ये संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत, ये भी संघ सूची का है। अंतरराज्यीय व्यापार, ये भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। कृषि आय से भिन्न आयकर पर संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का विषय इसमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा विवाह एवं तलाक, ये जो कि संघ सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा विवाह तथा विवाह विच्छेद। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय नहीं है? तो राज्य सूची का इसमें कौन सा विषय नहीं है? राजनयिक प्रतिनिधित्व, राजनयिक प्रतिनिधित्व, ये जो कि राज्य सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजनयिक, कौंसलीय और व्यापारिक प्रतिनिधित्व ये संघ सूची के क्रम में संख्या 11 में वर्णित है, जबकि शेष दांव तथा द्रुत क्रीड़ा, मत्स्य उद्योग एवं राज्य मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते, ये राज्य सूची के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में आता है? क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर होगा पुलिस। पुलिस ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आता है। संघ सूची में केंद्रीय लोक सेवाएं आती है और समवर्ती सूची में शिक्षा आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर होगा सार्वजनिक व्यवस्था, ये जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या है, पहला इसमें फौजदारी कानून, प्रविष्टि संख्या 5 में विवाह तथा विच्छेद दिया गया है। प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख करती है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची के प्रविष्टि संख्या 1 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि केंद्र राज्य की मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर होगा, ये दिया गया है 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। फिर उसके बाद आता है केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान एक
परम आवश्यक तत्व है। यह विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती हैं और दूसरों के अधिकारों एवं शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें राइट आंसर होगा कि संघीय सूची। संघीय सूची ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, संघीय सूची। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है, जिन्हें महत्व में आधार पर संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची एवं समवर्ती सूची दोनों में कानून बनाने का विशेष अधिकार केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कारण प्रतीत होता है। अवशिष्ट विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ये केंद्र को देता है। केंद्र को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केंद्र। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को अपनाया गया है, परंतु कनाडा की संघीय व्यवस्था के अनुसरण करते हुए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं अनुच्छेद 248 में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में इसमें दिया गया है कि अमेरिकी संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, तो अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो राज्यों के पास होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ये जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, ये जो कि 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, संविधान की 12वीं अनुसूची का भाग है, न कि 11वीं अनुसूची का भाग है। गरीबी उन्मूलन, महिला एवं बाल विकास तथा तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा अनुसूची भाग 11 का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा, राज्यसभा के पास होता है। राज्यसभा के पास होता है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के 11वें भाग के अनुच्छेद 249 में यह वर्णित किया गया है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समाचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो उस संकल्प के प्रविष्ट होने के तक उस विषय के संबंध में संसद द्वारा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बनाने के लिए विधि पूर्ण होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि संघ सूची में शामिल है, तो संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं, तो इसमें 97 विषय शामिल है। संघ सूची में 97 विषय शामिल है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। संघ सूची में मूलतः 97 विषय थे, जो कि वर्तमान में कितने हैं, 98 हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संघीय सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो संघीय सूची में इसमें 97 विषय शामिल किए गए हैं, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। संघीय सूची में मूलतः 97 विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 98 विषय हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची में विषय हैं, तो कितने विषय हैं समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 25 किसमें राइट आंसर होगा, 52 ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि समवर्ती सूची मूलतः 47 विषय थे। 42वें संविधान संशोधन, इसमें 5 विषय और जोड़े गए हैं। कौन कौन से, न्याय प्रशासन है, वन है, शिक्षा है, बाट मापन तथा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये 5 विषय इसमें जोड़े गए हैं।
जिससे इनकी संख्या 52 हो गई है, जो कि वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक समवर्ती सूची को परिभाषित विषयों पर विधेय विधियों का निर्माण कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर होगा राज्य विधानमंडल और संसद। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार समवर्ती सूची वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो अगर मूल रूप से देखा जाए तो 14 भाषाएं हैं और वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। तो इसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर उस हिसाब से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान या मूलतः नहीं दिया गया है, तो इसमें 14 ही मान सकते हैं। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान में किसी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थीं, जो कि राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जनवरी में 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इससे पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ा गया था और 1967 में 21वें संविधान संशोधन को सिंधी के द्वारा राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसी प्रकार 22 भाषाओं के संविधान अनुच्छेद 344 के तहत मान्यता प्राप्त है। फिर इसमें आइए देखते हैं हम लोग 22 भाषा कौन-कौन से हैं। पहला असमिया है, दूसरा बंगाली है, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़, छठवां कश्मीरी है, सातवां कोंकणी है, आठवां मणिपुर है, नौवां मलयालम है, 10वां मराठी है, 11वां नेपाली है, 12वां उड़िया है, 13वां पंजाबी है, 14वां संस्कृत है, 15वां सिंधी है और 16वां तमिल है, 17वां तेलुगु है, 18वां उर्दू है, 19वां बोडो है, 20वां डोगरी है, 21वां संथाली है एवं 22वां मैथिली भाषा है। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, इसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। भाषा के आधार पे अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 22 भाषाओं का। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? ये देख लीजिए, कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें गलत है, इसमें 14 होना चाहिए, लेकिन इसका ऑप्शन 18 दिया गया है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रश्नकाल में 8वीं अनुसूची में, अच्छा प्रश्नकाल जब ये प्रश्न पूछा गया था, ये कब प्रश्न पूछा गया था? 2003 का प्रश्न है। तो प्रश्नकाल में 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं थी, जो कि अब वर्तमान में कितनी है? तो 22 है। ये भी गलत है, लेकिन मूलतः कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। इसमें 8 भाषा और जोड़ा गया था, जो कि वर्तमान में अब कितनी है? 22 हो गई हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर होगा 22। 22 ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 22। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये भाषा से है, भाषा से है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा भाषा से है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये दल बदल परिवर्तन से है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दल बदल परिवर्तन से है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 10वीं संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन
3 के द्वारा संशोधन किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य दल-बदल पर रोक लगाने के साथ-साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद की आकार को सीमित करना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल-बदल निरोधक अधिनियम के संबंध प्रावधान दिए गए हैं? तो ये किसमें है? ये 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल-बदल निषेध प्रति संबंधित प्रावधान सन्निहित हैं? तो ये 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें राइट आंसर होगा नगर पालिकाओं से। नगर पालिकाओं से ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। इस अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं के 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ये 18 विषय हैं। 18 विषय हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।